तो वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे इस कॉन्सेप्ट नेक्स्ट 10 चैनल पे। तो आज हम आपको गणित के पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा सुपर 100 के लिए, जो JEE के लिए होगा। और अगर आपको नहीं पता है कि हम इस चैनल पे क्या कराते हैं, तो इस चैनल पे हम आपको सुपर 100 तैयारी बिल्कुल फ्री में कराते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके आप हमारे साथ बेहतरीन तैयारी कीजिए। और इस पीडीएफ का लिंक पाने के लिए इस पीडीएफ का लिंक पाने के लिए, पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। और अगर आपको कोई इंस्टेंट डाउट पूछना है तो मेरे नंबर पर तुरंत कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 92 015 72 675। ठीक है, इस पर कॉल कर इंस्टेंट डाउट पूछ सकते हैं। और चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। बोला यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m और -117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान निकालिए। मतलब ये बोल रहा है कि इसका जो एचसीएफ है इसके बराबर है। ठीक है, तो इसका m का मान निकालिए। तो इसका एचसीएफ होगा, आप चलिए हम निकालते हैं। 65 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं पता है आपको? 13 × 3 × 3। ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना? ये गलत है, नहीं 13 × 5 लिखेंगे, 13 × 5। ओके, और जो 117 है उसको लिखेंगे 13 × 3 × 3। अब जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, तो कॉमन तो 13 है, इससे इसका एचसीएफ 13 हो जाएगा। तो इसके बराबर 13 रखते हैं। 65 m - 117 बराबर 13, और 65 m 13 + 117 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और 65 m बराबर 130, और जब 65 को इधर पछातर कर देंगे तो m बराबर 130/65। जब कट्टम कर देंगे तो इसका हो जाएगा अपने पास 1 और 13 और 2 और ये तो 36 तो 26, तो 13 कम 13 तो 26, तो m बराबर 2 आ रहा है, इसलिए m का मान 2 हो जाएगा। इस राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको आप राइट मान के चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन के हैं, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये थोड़ा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सुपर 100 एग्जाम में। अल्फा और बीटा बहुपद, जो अल्फा और बीटा बहुपद ax² + bx + c के शून्य हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? तो चलिए, इसका सबसे पहले हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, a² + b² का सूत्र। आप लिखते हैं, चलिए a² + b² = क्या होता है बताइए? a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पर सॉरी ab है, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन में अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए बी की जहाँ पर अल्फ़ा बीटा मान रखेंगे। तो चलिए इसको करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपने सॉल्व करते साइड। तो अल्फ़ा² + बीटा², इसका मान हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा और बीटा। आप पढ़े होंगे कि अल्फ़ा + बीटा कितना होता है? अल्फ़ा + बीटा होता है अपना -b/a, आपने पढ़ा होगा 10वीं में। और अल्फ़ा × बीटा होता है c/a। तो जो यहाँ पर अल्फ़ा + बीटा है और अल्फ़ा बीटा है, उसका मान रख देंगे ये। ठीक है, इसको चलिए मान रखते हैं, तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे बीटा है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा का मान रखा था हम लोगों ने -b/a, और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर -2, यहाँ पर लिखे थे c/a, यहाँ पे गुणक चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे जब गुणा करा देंगे तो b² और a² आ जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, इसलिए। और माइनस है तो -2c है और a है। और जब इसको घटा देंगे, इसको देखिए घटाना है भिन्न का, तो घटा देंगे तो a² और a का एचसीएफ जो होता है और a² ही होता है। और a² का a² से भाग देंगे तो 1 ही आता है, और 1 का b² से गुणा करेंगे तो b² आता है। और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, a का a² से भाग देंगे तो a आएगा, और ठीक है। और a का 2c से बात करेंगे तो भाग नहीं गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास। और ये इसका आंसर है। चलिए देखते हैं क्या यही आंसर ऑप्शन में है, b² -2ac/a²। यहाँ पे देखिए b² -2ac और बटे a² है, मतलब ये बी नंबर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसको टिक मारते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए। हाँ, यहाँ पे क्या है, रैखिक समीकरण एक युग्म है, और जो है x + 2y = 5 और 3x + 12y = 10। तो इसका बोल रहा है कि एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होंगे, मतलब कि अनेक अनंत हल हैं।
ठीक 2 है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये मान लीजिए A1 है और A2 है और ये Y1 है, ये Y2 है और ये C1 है, ये C2 है। आपने पढ़ा होगा कि जब क्या A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो क्या होता है, तब एक अद्वितीय हल होता है ये वाला। तो चेक करते हैं क्या आता है। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तब क्या होता है, कोई हल नहीं होते हैं। तब समीकरण जो होता है असंगत होता है और रेखाएं समांतर बनती हैं। यहाँ पर रेखा प्रतिच्छेदी बनेगी, यहाँ पर समांतर बनेगी, और जब समांतर बनेगी तो कोई हल नहीं होंगे, यहाँ पर अद्वितीय हल होंगे। एक और नियम है, उसको बताते हैं आपको। वो नियम इस प्रकार से है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ पर क्या होता है, रेखाएं संपाती बनती है। संपाती मतलब एक के ऊपर एक। अगर ये कंडीशन आती है तो जो समीकरण के हल होंगे वो अनंत हल होंगे, मतलब 1 से 2 से 3 से अधिक हल होंगे, अनंत हल होंगे, सही मानों के लिए सत्य होगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी मैच करती है। सबसे पहले हम लोग को प्रतिच्छेदी वाला प्रॉपर्टी मैच करेंगे, क्या वह मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, अगर मैच कर रहा होगा तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं भी कर रहा होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर x का मान 1 है, मतलब बगल में कुछ नहीं है तो 1 ही रहता है, मतलब कि A1/A/3, क्योंकि यहाँ 3 है, मतलब A1/A2। और B देखते हैं, B1 2 है और B2 क्या है 12 है, तो काट देंगे तो 1/6 हो जाएगा। हाँ, अब यहीं पर देख सकते हैं कि A1/3 नॉट इक्वल टू 1/6, तो मतलब कि ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 वाला सूत्र फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यह एक अद्वितीय हल वाला समीकरण है। इसमें एक अद्वितीय हल का यूनिक आंसर होगा इसका। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक अद्वितीय हल होगा। जो बिट लगा है ना टिक, उसको आप मत देखिएगा, ये मेरा क्वेश्चन पेपर नहीं है, किसी और का है, तो वो मुझसे मैं मांगा हूँ, तो उसको ध्यान मत देखिएगा। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको राइट मानिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस √5x+1 के वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, दो से अधिक वास्तविक मूल होंगे। तो वास्तविक मूल होंगे या नहीं होंगे, कैसे मूल होंगे, उसके लिए एक सूत्र आता है जिसको बोलते हैं विवितकर। नहीं, विवितकर नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए उसको डी से दर्शाते हैं, डी से, और उसका सूत्र होता है, क्या होता है, B² - 4AC, ये उसका सूत्र होता है, आपको जैसा पता होगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें ए का मान, बी का मान, सी का मान निकाल के उसे रखेंगे विवितकर ज्ञात करने को। विवितकर ही बोलते हैं इसको, और कुछ वही बोलते हैं, मैं मजाक कर रहा था आपसे। तो चलिए इसको मान रखते हैं B² - 4AC। अगर देखिए, हाँ, अगर यहाँ पे कंडीशंस आती हैं, अगर B² - 4AC का मान 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है, तब यहाँ पर दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल, मतलब कि वास्तविक मूल होंगे और दो भिन्न अलग अलग मूल होंगे, तभी मूल मतलब शून्य ही होता है मूल का मतलब। अगर वह 0 के बराबर हुआ तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, मतलब कि दो मूल रहेंगे, दो तो मूल रहेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है, और दो बराबर मूल रहेंगे, दोनों का मान इक्वल रहेगा। अगर वह मान 0 से छोटा हुआ, यहाँ पर बात बिगड़ जाती है, 1 मिनट रुकिएगा, सही करें। अगर वो 0 से छोटा हुआ, मतलब कि ये जो मान है माइनस ऋणात्मक आ गया, तो वहाँ पर वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। चलिए इसका चेक करते हैं, इसमें क्या कंडीशन अप्लाई होती है, और उसी को हम लोग फाइनल आंसर मान लेंगे। यहाँ पर ए का मान 2 है, मतलब 2 है, और बी का मान -√5 है, और सी का मान 1 है। तो B² मतलब कि क्या रख लेते हैं, माइनस इसका √5 का स्क्वायर ले लेंगे, -4 इंटू ए का मान कितना है 2, और सी का मान है 1। तो जब इसका गुणा कराएंगे, मतलब रूट से रूट कट जाता है, मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो अपने पास बच जाएगा 5 बचेगा ओनली, और माइनस लग जाएगा, माइनस साइन है, तो अब
4 दूनी 8 और 8 एकम 1 तो 8 हो जाएगा और इसका आंसर -3 आ जाएगा, जो कि ऋणात्मक है। मैं जब बताया था कि जब कोई भी मूल ऋणात्मक आता है तो उसे कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, वो उसका कोई मूल्य नहीं होगा, मतलब कोई मूल्य, कोई शून्यक नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अपन लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब इसको टिक ले लें, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन। कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, किसी समांतर श्रेणी का 24वां पद उसके 19वें पद से 10 अधिक है तो सार अंतर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और 10th के कॉन्सेप्ट का ही है, तो चलिए इसको निकालते हैं। हमको क्या बोला है, 24वां पद। 24वें पद को हम कैसे लिख सकते हैं, हमने आपको बताया है पिछले कुछ वीडियोस में, आपने देखा नहीं होगा। तो 24वें पद को हम लिख सकते हैं, हाँ, जो अपने फार्मूला वाली वीडियो थी ना, उसने बताया था कि 24वें पद का क्या फार्मूला होगा, मतलब 24वें पद को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो वो होता है ए प्लस 24वां पद है ना 23D, ये 24वें पद का मान है। क्या बोला है, किसी समांतर श्रेणी का 24वां पद उसके 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 19वां पद, मतलब कि ए प्लस 18D से 10 अधिक है, +10। ठीक है, +10 अधिक है, तो इसमें हमको डी का मान निकालना है, तो निकल जाएगा। ए से ए कट जाएगा, कैंसिल। कैसे कटेगा और आपको नहीं पता होगा, तो इसका जब पंचांतर करेंगे इधर तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, तो +a - a मतलब कट जाएगा फिर। और जब 23D और इस डी को इधर लाएंगे तो -18D बराबर 10। जब इसका घटा देंगे तो बचेगा मेरे पास 5D और 10, और जब इसको नीचे पंचांतर कर देंगे तो D बराबर 2। इस राइट आंसर इसका सार अंतर या बोले तो D अपने पास हो जाएगा, बचेगा 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। दी गई आकृति में, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम लोग कि ये सुपर 100 के एग्जाम में आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर आपको एक क्वेश्चन, आपको थेल्स का प्रमेय आता होगा तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि दी गई आकृति, देखिएगा दी गई आकृति क्या है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी सम्मुख एक किसी सम्मुख भुजा की, कोई भी सम्मुख भुजा की एक युग्म क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी से उसकी, जिसमें AB जो है DC के समांतर है, ये जो है AB जो है वो DC के समांतर है, और बिंदु E और F क्रमशः AD, मतलब E जो है AD पर, और जो अपना BC है, BC और जो F है और BC पर स्थित है कि जो EF है और समांतर है AB के। आपने थेल्स पर में पढ़ा होगा कि अगर किसी एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई अन्य दो भुजा को प्रतिच्छेद करती है तो वह उसको एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, ये आपने पढ़ा होगा और आपने यह बिल्कुल सही पढ़ा है। अगर यहाँ पे हम एक बनाए डायग्राम, मतलब रचना करें, इसको यहाँ से मिला दें तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन जाएगा, और ये इसके समांतर है, मतलब ये जो दिया है इसके समांतर है, और ये जो है इसके समांतर है, मतलब तीनों समांतर हैं। ठीक है, तीनों समांतर हो गई हैं, और जब ये समांतर है तो इसके बटे इसके और इसके बटे इसके मान लीजिए O है बराबर है, और फिर ये भी समांतर ही है इससे, तो इसके बटे इसके और इसके बटे इसके, और तो ये बीच में ये दोनों के लिए सेम ही है, तो ये बटे ये और ये बटे ये हो जाएगा। इस राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, AE बटे ED BF बटे FC। देखते हैं कहाँ पर है क्वेश्चन में, लास्ट में देखिए AE बटे ED और BF बटे FC है, तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और कुछ इसमें बहुत ही आसान है, ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब कि बच्चों वाला सवाल आ गया इसमें कि बिंदु -3 और 5 की y अक्ष से दूरी k है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दूरी k है, मतलब हमें वो दूरी ही ज्ञात करना है, वो k के बराबर होगी। आप k को मत ध्यान रखिए, मेरे से k से मतलब ही नहीं है, क्या है, बस हमको दूरी ज्ञात करनी है y अक्ष से, इस बिंदु की y अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। इसका आंसर जो होता है, देखिए अब इसका हम बिंदु कहाँ पर बनाएंगे, ऐसे जो अपना ये बनाएंगे ग्राफ, तो माइनस जो एक्स अक्ष माइनस पे मान लीजिए -3 यहाँ और -5 यहाँ। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर -3 और 5 है, तो बोल रहा है कि y अक्ष से दूरी क्या होती है, एक्स के निर्देशांक, ये जो होती है ये तो दूरी है,
तो दूरी क्या है यहाँ पे -3, लेकिन -3 राइट आंसर नहीं है इसका, क्योंकि दूरी हमेशा ऋणात्मक नहीं होती है, हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लस वाला 3। ठीक है, +3 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसको सही मत मानिएगा, ये गलत है। ठीक है, ये ए नंबर इज सही है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने में अगर आपने नहीं समझा तो आपका टाइम बर्बाद कर सकता है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो चुटकी वाला खेल है, अगर नहीं समझा तो टाइम टेकिंग है और आपका टाइम भी वेस्ट कर सकता है इसको। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 2 sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब मुझे क्या करना है कि मुझे थीटा का मान निकालना है। तो आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला शीट में लिखवाया हूँ। और जब मुझे कॉस का मान निकालना हो तो इसका पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी को हम लिखते हैं कॉस की जगह, कॉस स्क्वायर की जगह पर, यहाँ पर स्क्वायर लगा है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और वहाँ पे चलते लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना कितना दिया है 2। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस क्या पढ़े साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। ठीक है, इसका ब्रैकेट खोल देंगे हम लोग, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर 2 चल ही रहा था अपने पास। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा। और क्या आ जाएगा अपने पास, जो -1 है जब उधर पक्षांतर कर देंगे तो +1 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, मैं लिखता हूँ साफ करके इसको, रुकिए 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 सेकेंड, बस ओनली फॉर जस्ट 1 सेकेंड। देखिए तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब 3 से 3 कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1। और जब साइन स्क्वायर थीटा का मान जब 1 हो जा रहा है, तब आप मुझे बताइए कि जब साइन थीटा का मान जब 1 होता है तो कितने अंश का कोण बनता है। आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको याद करने के लिए बोला था फॉर्मूला शीट में, जब साइन थीटा का मान 90 अंश होता है तब उसका मान अनुपातिक में 1 होता है, जो 1 आ गया है, मतलब कि इसका मान थीटा बराबर 90 डिग्री इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ये सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बच्चे ने सही लगाया है। तो इस क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा मॉडरेट लेवल का नहीं है, क्लास 10 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात ही से ही सहारे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए मुझे लगाना पड़ेगा, मुझे इस भुजा और इस भुजा से मतलब है हम लोगों को, और थीटा ये है, तो थीटा के सम्मुख वाले भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और उसके संलग्न भुजा को आधार बोलते हैं। तो लंब और आधार का संबंध मुझे tan थीटा में मिलता है, तो tan 45 का मान लगाएंगे और tan 60 का मान लगाएंगे। जब हम लोग tan 45 का मान लगाते हैं, देखिएगा tan 45 का मान लगाएंगे तो h बटे और ए क्यूब पूरा हो जाएगा, सॉरी h होगा ना, h बटे ए क्यूब, और tan 45 का मान हो जाता है 1 h बटे ए क्यूब, और जो गुणा करा देंगे तो ए क्यूब बराबर h, मतलब से सामने से यह निकल के आ रहा है मेरे हम लोगों के पास, ये जो h है और इस ए क्यू के बराबर है, h जो है इसके बराबर है ए क्यू के। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब tan 60 डिग्री का मान लेके चलते हैं। tan 60 डिग्री में क्या, h बटे बी क्यू, तो अगर हम बी क्यू का मान ना लेके ए क्यू माइनस ए बी कर दें, जैसे ए क्यू माइनस, देखिएगा ए क्यू माइनस ए बी, मतलब कि पूरे में से ए बी को घटा दिया तो इसका मान आ गया। ठीक है, तो tan 60 का मान √3 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ए क्यू को हम देखिएगा, हम पिछली बार किए थे ना, ए क्यू बराबर एच, इसके टेन से 45 लगाए थे, तो ये हम लोगों ने सिद्ध कर लिया था। तो एच माइनस ए बी कितना है, ए बी का मान दिया है 100, तो 100 कर देंगे। ठीक है, अब √3 बराबर एच बटे
एच बटे एच माइनस 100 लिख लेते हैं। चलिए इसको अच्छे से लिखें। √3 बराबर एच बटे एच माइनस 100। अब इसका गुणा इधर करा देंगे तो हो जाएगा √3 पहले होगा ब्रैकेट में एच माइनस 100 और यहाँ बराबर एच। ये ठीक है, ये समझ गए आप लोगों ने। अब इसके बाद आता है असली खेल एच का मान ज्ञात करने का। ठीक है, सबसे पहले देखिए इस अंदर गुणा करा देंगे इसका, तो √3 एच और माइनस √300 बराबर एच आ जाएगा। आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस एच वाले पार्ट को इधर पछातर कर देंगे, तो √300 बराबर एच माइनस, या सॉरी माइनस लगा, ध्यान दीजिएगा, एच माइनस √3 एच। ठीक है, अब इसमें से हम लोग एच कॉमन लेंगे। एक मिनट रुकिएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, √3, इसको √3 माइनस √300 बराबर लिख ही लेते, इसको मिटाते हैं। देखिए पूरा नहीं मिटाते हैं, अगर पूरा मिटाएंगे हम लोग तो हम लोग अभी भूल जाएंगे हम लोगों ने क्या लिखा था। तो चलिए इसको आधा ही मिटाते हैं, इसको ऐसे मिटाते हैं, क्लियर करते हैं। जल्दी क्लियर करेंगे फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हाँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कल से आने वाली और भी वीडियो आपको बहुत सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलते आगे लिखते हैं हम लोग। और एक मिनट, हाँ, अब देखिए हम लोग इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि -√300 इक्वल टू एच माइनस रूट, इसका इससे देखिए एच कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब इससे एच पर लिखते हैं -√300 और इससे एच कॉमन लेने पर ये प्राप्त होगा मुझे, यहाँ से एच तो निकल जाएगा, तो 1 माइनस √3। अब इसको नीचे पक्षांतर कर देंगे, -√300 बटे 1 माइनस √3। पर देखेंगे ऐसा कुछ अपने पास ऑप्शन में है ही नहीं एच का मान, एच बराबर अपने पास तो ये दिया हुआ है, ये देखिए दिया हुआ है, पर हमारा मान अलग है। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस का साइन का गुणा करा देंगे। जब ऊपर नीचे माइनस साइन गुणा कराएंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब सही है, देखिए +√3 +√3 100 +√3 और -1, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऐसा करता हूँ आप समझ गए होंगे कैसे हुआ है क्वेश्चन। नहीं हुआ होगा तो मुझे तुरंत कॉल कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहाँ पे अपना पेन टैप ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे क्वेश्चन से कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। सबसे पहले वृत्त की परिधि जो है वह 100 सेंटीमीटर। देखिएगा वृत्त की परिधि कितनी है, यहाँ पे दिया है 100 सेंटीमीटर। और बोला वृत्त के अंतर्गत बनने वाले चतुर्भुज की इस वर्ग की क्या ज्ञात करना है, मुझे भुजा ज्ञात करना है। सबसे पहले इस जो वृत्त की त्रिज्या होगी उसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा। वृत्त की त्रिज्या का सूत्र, मतलब कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 2πr होता है। और कितना दिया है, 100। और जब याद करेंगे तब इसका 2 का पाषांतर कर देंगे तो 2 से कट जाएगा, यह हो जाएगा 50। और जब r का मान निकालेंगे तो 50 बटे, और इसको पाषांतर कर देंगे नीचे तो पाई। नहीं समझाया, नहीं समझाएगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, सभी डाउट को लेके जाएंगे तो मुझे नंबर कॉल कर लीजिएगा 92 015 72 675। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा ये। तो पाई का मान कितना आ गया, 50 बटे पाई आ गया। आर का मान कितना आया, 50 बटे पाई। ठीक है, और हाँ, अब ये जो त्रिज्या है यहाँ पे ये, और जब त्रिज्या का व्यास कर देंगे, व्यास मतलब इसका 2 गुना, त्रिज्या इसका व्यास मतलब वृत्त का व्यास चतुर्भुज की विकर्ण हो जाएगा, चतुर्भुज का विकर्ण 2 गुना कर देते हैं इसका, तो 100 बटे पाई इसका विकर्ण है। अब हमने एक सूत्र पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट डीप है, कि विकर्ण विकर्ण बराबर भुजा √2। विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2। विकर्ण बराबर भुजा √2। तो विकर्ण हम मेरे पास इतना दिया हुआ है, भुजा तो ज्ञात करना है आराम से। भुजा को हम लोग एस मानते हैं, ठीक है, साइड। तो विकर्ण कितना दिया था अपने पास, 100 बटे पाई, 100 बटे पाई 2, सॉरी √2, और यहाँ एस था ना, √2 और इधर एस था, और इधर एस।
और जब हम एस का मान निकालेंगे तो इसका पक्षांतर कर देंगे इधर, तो पाई और √2। अब ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है तो इसका हम लोग करेंगे परिमीकरण, मतलब ऊपर √2 गुणा और नीचे √2 का गुणा। तो क्या हो जाएगा 100 √2 बटे पाई 2। जब 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 50 √2 और नीचे पाई, मतलब कि 50 √2 और पाई इसका आंसर हो जाएगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर अपने पे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम लोग बस क्वेश्चन नंबर 75 तक ही करेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, और PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 40 × 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर वाले एक कागज़ की एक आयताकार सीट बनाती है। आयताकार सीट को मोड़कर, मतलब ये देखिए इस तरीके से आयत का सीट था, एक इस तरीके सीट था जो 22 और 44 था, यहाँ से 22 और 40 था। ठीक है, इसको मोड़ कर 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, मतलब ऊंचाई यही है, और इसको इधर से ले आकर इधर मोड़ दिया गया है, इधर कैसे करके ऐसे मोड़ दिया गया है। ठीक है, ऐसे मोड़ दिया गया है, खोखला बेलन बनाया जाता है, मतलब उसको मोड़कर ऐसे बेलन बनाया जाता है। ठीक है, और बोला गया है बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब सिंपल है, जब इसको ऐसा मोड़ के बनाएंगे तो ऊंचाई जब h है, ऊंचाई मतलब 40 है, तो इसकी जो ये होगा मतलब व्यास जो होगा कितना होगा, 22 होगा या नहीं होगा, बोलिए, होगा ना। ठीक, और जब बेलन का व्यास जब इतना होगा तो त्रिज्या कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है, तो इतनी के लगभग इतनी के बराबर होगी। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या है, क्या 11 ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 11 ऑप्शन में नहीं है, कहीं पर नहीं दिख रहा है। जब 11 ऑप्शन में कहीं पर नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम 7/80 को 7×70 और 7×11 7×11 हमारा है। ठीक है, 77 लगभग 11 की ये चीज़ बराबर है, इसको हम लगभग 11 के बराबर बोल सकते हैं पॉइंट में कुछ। तो लगभग जब 11 के बराबर है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको टिक लगा देता हूँ एक बार तक कन्फर्मेशन के लिए। ये हाँ, लिखा गया है कि एक मिनट पेन टेप से कर लेता हूँ। छात्रों के एक समूह द्वारा 100 मीटर दौड़ पूरी करने में लिया गया समय ज्ञात करने के लिए स्टॉप वॉच का प्रयोग किया गया। अब स्टॉप वॉच का प्रयोग किया गया तो करें हमसे क्या, हमको तो सॉल्व करना है। सॉरी, चलिए ज़्यादा मजाक नहीं करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जूम कर लिया हूँ। हाँ, किया गया मतलब कि सेकंड नोट किया गया, 1 से 20 सेकंड में 10 विद्यार्थी, 20 से 40 सेकंड में 12 विद्यार्थी। इसे हम लोग को पेपर में नहीं देखना है। पेपर में क्या होता है, MCQ होते हैं, अपने को शॉर्ट ट्रिक लगा करके बस टिक लगाना है, हल नहीं करना, बैठना वहाँ पे, समझना है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि संचयी आवृत्ति सारणी का निर्माण निम्न के निर्धारण के उपयोगी है। मतलब संचयी बारंबारता जो होती है, संचयी बारंबारता, वह हमें क्या निकालते समय उसकी आवश्यकता होती है इनमें से। माध्य में संचयी बारंबारता की आवश्यकता नहीं होती, न बहुलक में होती है, माध्यिका में होती है। क्योंकि जो CF होता है, माध्यिका का जब सूत्र पढ़ेंगे तो CF आता है, वही संचयी बारंबारता होता है और उसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका आंसर माध्यिका होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, बोला है संख्या 3, 5, 5, 7, 7, 7, 9, 9, 9 में से एक संख्या यादृच्छ मतलब बिना देखे चुन ली जाती है। ये चयनित संख्या के उनका औसत होने की प्रायिकता, मतलब इसके औसत होने की क्या प्रायिकता है कि जो संख्या निकालेंगे इस संख्या का इसका औसत हो गया। तो सबसे पहले इसका हम लोगों को औसत ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों ने मुझे औसत कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत डिफिकल्ट हो गया, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इसका औसत ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और उसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, 10 से भाग दे देंगे, उसका औसत निकल जाएगा। अब देखिए उसका जो औसत होगा, जो भी होगा आप निकाल के देख लीजिएगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए नीचे 10 होगा। अब औसत ये 3 जो है, 3 ना, जब काटेंगे इसका औसत 3 आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऑप्शन देख के बता दे रहा हूँ,
आपको ऑप्शन देख के ही ऑप्शन उसका राइट आंसर करना है, क्योंकि समय में टाइम, परीक्षा में टाइम बहुत कम रहता है, 2.5 घंटे का ही पेपर रहता है, इसलिए ऑप्शन देख के ही आपको सॉल्व करना है। इसको आप इसको जोड़ के जितनी संख्या जोड़ के, मतलब संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या जितना आएगा उसका 10 से भाग करना है, क्योंकि ये संख्या टोटल 10 है, 10 की प्रायिकता निकालनी, ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला कि एक कथन ए और बी और उसके बाद एक कारण आर दिया गया है, ठीक है, उसको देखते हैं। कथन ए कहता है कि दो क्रमांक सम संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समावर्तक हमेशा 2 होता है। बात सत्य है। 2 4, 4 6, 6 8, इन सब का एचसीएफ निकालेंगे हमेशा 2 ही होता है। सभी सम संख्याओं का एक गुणनखंड होता है। हाँ, 2 सभी सम संख्याओं का एक गुणनखंड होता है। हाँ, होता है, सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, बात सत्य है। लेकिन यहाँ पे इतना अच्छे से हम लोग इसको कन्फिगर नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता। ये वाला आंसर इसका सही होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, डैट उसका मेथड मैच नहीं कर रहा। दोनों सही है लेकिन तो वो गलत है। ओके, अब आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि मैं आपको सुपर 100 की तैयारी बिल्कुल फ्री में करा सकूँ। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे सारे अपडेट मिलते हैं, सारे पीडीएफ, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे जाएगा और इसके अगली वाली वीडियो इस चैनल पे आएगी, इसलिए सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। जय हिंद, जय भारत। सारी वीडियोस आपको यहीं पे मिलेंगी। लव यू, बाय।